हेलो। तो आज हम इस खंड में आगे का अनुच्छेद देखते हैं और हम 11 तक कर चुके थे। जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 11 तक हम लोग देख चुके थे और भाग 2 खत्म हो चुका था। अब आते हैं मूल अधिकार, जो कि संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 36 तक है ना। भाग 3 आर्टिकल 12 से 36। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, संविधान में मूल अधिकार संविधान के किस भाग में? भाग 3 में। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 36 तक। ठीक है, तो आइए हम कुछ पहले इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद 12, ठीक है, जो कि आमतौर पर नहीं मिलता है। तो अनुच्छेद 12 में क्या लिखा हुआ है? मूल अधिकार का परिभाषा क्या होगा, है ना। तो मूल अधिकार, जैसा कि मूल अधिकार बोलने से ही पता चल रहा है कि आपको कुछ, जैसे कि एक आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए, यानी कि सर्वांगीण विकास करने का मतलब कि एक व्यक्ति अपने जीवन में अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो स्वतंत्रता उसको मिलना चाहिए, ठीक है, वो होता है मूल अधिकार। ठीक है, तो इसका अधिकार का मतलब ये नहीं हो गया कि अगर हमको बोल दिया जाए कि हम जैसे हम जाएंगे किसी को मारेंगे, ठीक है, तो बोलेंगे मेरे पास, हमको तो संविधान ही मूल अधिकार देता है। तो ऐसा मूल अधिकार करने का मतलब ये अधिकार नहीं है। अधिकार ये है कि आप अपना विकास, आपके विकास के लिए जितने भी स्वतंत्रताएं जो जरूरी होंगी, ठीक है ना, जो आपको संविधान की तरफ से प्रदान की गई। जैसा कि अगर मान लीजिए कि आप पढ़ लिख करके कुछ अच्छा पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि आप इस जाति से आते हैं या आप इस धर्म से आते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेगा, है ना। तो ये जो मूल अधिकार है, यानी कहने का मतलब कि देश में एक समानता लाने के लिए जो जो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए नागरिकों के बीच में, ठीक है, उसको मतलब परिभाषित किया जाता है मूल अधिकार के, मतलब मूल अधिकार के जरिए। ठीक है, तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 12 जो है वो क्या करता है? मूल अधिकार को परिभाषित करता है। तो मतलब क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है डायरेक्ट कि आर्टिकल 12 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 12 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 12 का संबंध है मूल अधिकार के परिभाषा से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से खत्म हुआ। यहाँ भाग देख लीजिए, अनुच्छेद देख लीजिए, आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 का संबंध है मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां। अल्पीकरण साफ से नहीं दिख रहा होगा। अल्पीकरण, अल्पीकरण करने करने वाली विधियां, करने वाली विधियां। ठीक है, तो आर्टिकल 13 जो है मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों से संबंधित है। ठीक है, तो मूल अधिकारों का अल्पीकरण क्या होता है? जैसे कि हमको पता है कि हमारे संविधान में जो भी प्रावधान है, ठीक है, जैसे कि हम लोग पे क्या था? ब्रिटिश शासन किया, है ना। तो ब्रिटिश शासन किया जब, तो ब्रिटिश जब शासन किया तो उसका जितना भी कानून था उसको हम अपनाए हैं। तो हमारे संविधान का आपको पता है कि एक भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, है ना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में से 221 अनुच्छेद जो थे, 321 अनुच्छेद थे टोटल उसमें। तो उसमें से 210 अनुच्छेद को क्या कर लिया गया? अपना लिए गए। तो उसमें बहुत सारे कानून भी तो आएंगे। तो आर्टिकल 13 ये मतलब बताता है हमको कि मूल अधिकार को अगर हनन करने वाला कोई भी विधि जो पहले से मौजूद है या फिर कोई सरकार बनाता है ना, तो उसको आर्टिकल 13 के तहत क्या कर दिया जाएगा? उसको खत्म कर दिया जाएगा, है ना। कि यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा विधि है जो किसी के विकास को रोकता है, तो क्या होगा? फिर मतलब वो अपना विकास नहीं कर पाएगा, तो फिर मूल अधिकार का फायदा क्या हुआ? तो आर्टिकल 13 जो है मूल अधिकारों को जो अल्पीकृत करता है, यानी कि उसको कम जो करता है, जो भी विधि वैसा होगा, चाहे वो सरकार बनाए या फिर पहले से मौजूद हो, उसको क्या किया जाएगा? उसको खत्म किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 13 आया, आई होप आपको समझ में आया होगा ये वाला आर्टिकल 13। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे मूल अधिकार में क्या क्या, मतलब कितने अनुच्छेद हैं, है ना, कितने अनुच्छेद हैं? तो 12 से 36 तक। तो ये घटा लीजिए और कितना हो जाएगा? 12 घट जाएगा तो 4 और 1 यानी 14, 14 और 2 ये हो जाएगा ना, 14 2 16 अनुच्छेद टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे मूल अधिकार में टोटल 16 अनुच्छेद है। अब इसमें देखते हैं बारी बारी से अनुच्छेद में क्या क्या लिखा गया है ना, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है और मतलब कौन आर्टिकल जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो आइए पहला हम देखते हैं। सबसे पहले तो यही देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि मूल अधिकार जो है उसको 6 भागों में बांटा गया है ना। अपनी सुविधा के लिए हम 6 भाग में बांट लेते हैं। ठीक है, जैसा कि पहला समानता, दूसरा है समानता यानी समानता का अधिकार, है ना। यहाँ पे जगह कम होने के कारण बस समानता लिख दिया है, तो समानता का अधिकार। दूसरा होता है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथा होता है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, और पांचवा जो खंड है इसका वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और
छठा जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार क्या होता है, ठीक है, इसको हम देखेंगे, लेकिन पहले शुरू यहाँ से शुरू करते हैं। तो समानता का अधिकार या समता का अधिकार, तो बोलने से ही पता चल रहा है कि यानी कि इस खंड में स्पेशली जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें हम उन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे जो समाज में क्या करता है, एक तरह से समानता लाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आप कॉपी और पेन लिए होंगे तो आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे तो जगह नहीं था, तो हम इतना मतलब उतना जगह भी नहीं है और उतना मतलब समय भी नहीं है कि मैं उतना लिखूँ फिर इधर उधर, मतलब कुछ समय का कमी पड़ जाता है, जिसके कारण वीडियो भी थोड़ा लेट लेट से आता है। तो अनुच्छेद 14, ठीक है, आप लिख लीजिएगा कॉपी में। देखते हैं हम बारी बारी से 14, 15, 16, 17, 18 क्या क्या है। मैं धीरे धीरे बोलूँगा और आप उसको लिख लेंगे, या फिर आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आता है अनुच्छेद 14। जैसा कि समानता का बात किया गया है, तो यानी कि अनुच्छेद 14 जो ऐसा होगा, मतलब अनुच्छेद 14 से 18 तक में जितने भी आर्टिकल होंगे किसी न किसी रूप में समाज में एक समानता स्थापित करेंगे। तो अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता का वर्णन करता है ना। विधि के समक्ष समानता कहने का मतलब क्या हो गया कि सबके लिए एक जैसा कानून होगा। सबके लिए एक जैसा कानून करेगा मतलब कि ऐसा नहीं है कि अ, अ, कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसके लिए कानून अलग होगा, कोई गरीब आदमी तो उसके लिए कानून अलग होगा, है ना। हमारे संविधान में सबको एक जैसा देखा गया है। मतलब कुछ कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, है ना। तो ये चूँकि मतलब एक गणतंत्र के राजा हैं तो इनके लिए कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उन दोनों को छोड़ दिया, राज्यपाल और ये इनको राष्ट्रपति को छोड़ दिया जाए और चाहे शायद सुप्रीम कोर्ट के जज को छोड़ दिया जाए, तो बाकी जितने भी नागरिक हैं या सांसद है या विधायक है, सबके लिए क्या है, समान कानून है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई अगर कोई नेता है तो उसके लिए अलग से दंड प्रक्रिया संहिता बना हुआ है। सबके लिए तो वही होता है ना। जो क्राइम करेगा, जो एक व्यक्ति पे धारा लागू होता है वही धारा मतलब जो भी होगा, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर भी लागू होता है। तो आर्टिकल 14 जो है ना, आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, विधि के समान विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो आर्टिकल 14 देख लिए। अब आता है आर्टिकल 14 यानी कि इसके बाद आता है आर्टिकल 15। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल 15 ये कहता है कि मतलब सरकार ऐसा विधि बनाएगा या फिर ऐसा कानून बनाएगा या फिर किसी भी व्यक्ति को मतलब इस आधार पे कि तुम इस जाति का है, इस मतलब इस जाति का है, इस रंग का, किसी भी आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो भेदभाव होता है, उसके आधार पे किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक जगह पे मतलब प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, है ना। तो 15 क्या है, 15 है जो मतलब ये बताता है हमको, आर्टिकल 15 जो है हमें ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, उसके जाति या उसके लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे स्पेशली सार्वजनिक जगह पे, सार्वजनिक जगह जैसे कि मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, तो बोलेंगे नहीं तुम इस जाति का, तुम इस स्कूल में नहीं आ सकता है, तुम इस मतलब स्त्री है इस स्कूल में नहीं आ सकती है, पुरुष है इस स्कूल में नहीं आ सकता है। तो इस आधार पे जो भी स्पेशली जो सरकारी कॉलेजेज या सरकारी स्कूल या सरकारी मतलब सार्वजनिक स्थल जो होंगे, वहाँ पे जो ये भेदभाव का जो नीति होता है उसको क्या करता है, ये खत्म करता है ना। आर्टिकल 15 जो है वो क्या करता है, किसी भी सार्वजनिक जगह पे प्रवेश मतलब लिंग, धर्म, जाति आधार पर जो प्रवेश होता है, यानी कि एक क्राइटेरिया बना दिया कि इसी अगर आप इस जाति के तभी आप आ सकते हैं, अगर इस धर्म के तभी आप आ सकते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 15 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी सार्वजनिक जगह में इंटर करने के लिए या फिर प्रवेश पाने के लिए उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। स्पेशली सार्वजनिक जगह पे, आप कोई प्राइवेट जगह है, जैसे प्राइवेट जगह है कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम अपना घर बनाए, तो अपना घर बनाया है तो अब ये तो मेरा एक निजी संपत्ति है। अब जब निजी संपत्ति है तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि नहीं, कि हमको ये भारत का संविधान जो अधिकार देता है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। तो कहीं भी आ जा सकते हैं, वो बस सार्वजनिक जगह के लिए। वहाँ पे क्या किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जाति, लिंग, धर्म के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आई होप आर्टिकल 15 आपको समझ में आया होगा, इसको लिख लीजिएगा, है ना। मैंने तो बोल ही दिया, आप इसे पॉज करके या फिर बैक कर करके फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल आता है 14 हो गया, 15 हो गया, अब आर्टिकल आता है 16। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में क्या है, तो आर्टिकल 16 में लिखा गया है अवसर की समानता। क्या है, अवसर की समानता। अवसर की समानता कहने से मतलब बोले से ही पता चल रहा है कि सबको जो अवसर मिलेगा उसमें क्या रहेगा, एक प्रकार का समानता रहेगा, है ना। सबको जो अवसर दिया जाएगा विकास करने के लिए उसमें क्या होगा, समानता होगा। तो समानता होगा कहने का मतलब, अब बोलिएगा कि नहीं अब तो आरक्षण आ जाता है बीच में, है ना। तो आरक्षण आ गया तो समानता कहाँ रहा, है ना। तो समानता लाने के लिए वो आरक्षण क्या कर दिया गया, लाया गया, है ना। उस पर कभी और हम चर्चा करेंगे आरक्षण जरूरी है नहीं है। ठीक है, बस हम यहाँ देखते हैं आर्टिकल 16 जो है वो किससे संबंधित है,
मतलब समानता से संबंधित मतलब कि अवसर की समानता से संबंधित है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को मतलब कोई भी व्यक्ति पढ़ लिख करके ऊंचा से ऊंचा पोस्ट धारण कर सकता है। जैसा ऐसा थोड़ी ना है कि बस इसी जाति का इसी धर्म का व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता है, या फिर इसी जाति का मतलब कोई IAS IPS बन सकता है। सब कोई बन सकता है पढ़ लिख करके, है ना। तो सबके लिए क्या है, एक समान अवसर दिया गया है। और जो थोड़े कमजोर हैं उनके लिए क्या कर दिया गया है, मतलब उनको कुछ आरक्षण दे करके पंक्ति में लाने का प्रयास किया गया है। तो हम देखें आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आर्टिकल 14 विधि के समान, विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म जाति लिंग भेद के आधार पर सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर निषेध। ठीक है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 किससे संबंधित है, तो अवसर की समानता से संबंधित है ना। तो इसमें कुछ अनुच्छेद भी हुए थे, तो हम उतना भी मतलब जैसे कि पदोन्नति में आरक्षण लाया गया है ना। तो इसी में इसमें जैसे अवसर की समानता है, लेकिन इसका खंड क आता है एक, और एक खंड ख आता है। तो ख में ये वर्णन किया गया है कि सरकार अगर उचित समझे तो स्त्रियों और बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब विशेष प्रावधान कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको यह स्पेशली ये याद रखना है कि आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, 15 किससे संबंधित है और 16 किससे संबंधित है। ठीक है। अब आता है आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 जो वो किससे संबंधित है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि भारत आज़ाद नहीं हुआ था जिस समय, मान लीजिए कि अंग्रेज के आने के पहले, या फिर अंग्रेज आए भी, या फिर शुरू से अगर भारतीय राजवाड़ों का इतिहास देखा जाए तो सब क्या करते थे, अपने नाम के आगे कुछ ना कुछ लगाते थे। जैसे विक्रमादित्य हो गया, या फिर आगे आते हैं तो जलालुद्दीन, बहुत बहुत बड़ा नाम लगा करके अकबर लगाते थे, या फिर कोई भी ऐसा मतलब कि जो पहले के राजा महाराजा अपने नाम के आगे लगाते थे, है ना। तो इस चीज़ को क्या किया कर दिया गया, आर्टिकल 17 के तहत खत्म करने का प्रयास किया गया है ना। क्योंकि अब जब हम समानता का बात करते हैं, अब कोई व्यक्ति एक ऐसा टाइटल लेकर के घूमता है जो क्या करता है, सीधे सीधे डिस्क्रिमिनेशन समाज में लाता है कि तुम छोटा है, हम बड़ा है, हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, है ना। तो ये क्या करता है, उस चीज़ को खत्म करता है, यानी कि उपाधियों का अंत। आर्टिकल 17, है ना। आर्टिकल 17 तो इसमें जैसे अब कुछ कुछ मतलब अपवाद भी है। जैसे कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम के पहले क्या लगाया जाता है, महामहिम, तो उसको हम नहीं लेते हैं ना। क्योंकि वो क्या है कि स्पेशल स्टेटस है और वो देश के एक प्रथम नागरिक हैं। क्योंकि प्रथम नागरिक होने के नाते उनका कुछ क्या है, विशेषाधिकार मिला हुआ है। ठीक है। उनको तो कुछ जितना जो संसद के सदस्य होते हैं उनसे कुछ, जैसे इनको बोलने के लिए क्या होता है एक मतलब बोलने के लिए आर्टिकल 105 है ना, कि मतलब संसदन में बोलने का अधिकार होगा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए एक अलग विशेषाधिकार का वर्णन एक अलग से आर्टिकल ही है। ठीक है। तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या करता है, उपाधियों का अंत, है ना। उपाधियों का अंत कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे कुछ ऐसा टाइटल नहीं लगाएगा जो क्या करेगा, समाज में भेदभाव जनरेट करेगा। जैसा कि पहले अभी नॉर्मली देखते हैं हम लोग कि सब गाड़ी में बहुत सारा टैग लगा करके घूमते हैं ना, उससे क्या होता है, समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो एक देश के विकास के लिए क्या होना चाहिए, मतलब एक देश के विकास के लिए सभी जितने भी ऊंचे हैं नीचे हैं, मतलब जो भी जो पिछड़ा हुआ है पहले से, अगर सब एक कतार में आ करके काम नहीं करेगा तो देश का विकास कैसे होगा। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए समानता का सेक्शन जो है संविधान में ऐड किया गया। तो देख लिए 14, 15, 16, 17। 14 किससे संबंधित है, विधि के समक्ष समानता या कानून के समक्ष समानता। 15 मतलब कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी विभेदता के आधार पे किसी को रोका नहीं जाएगा कि तुम इस जाति हो या धर्म के हो। 16 क्या है, अवसर की समानता है ना। तो अवसर की समानता यानी सबको समान अवसर होगा अपना विकास करने के लिए। जैसे कि अगर चाहे वो राजनीति में जाना चाहता हो, या पढ़ लिख करके कुछ करना चाहता हो, या फिर जो भी कुछ करना चाहता हो, उसको क्या होगा, समान अवसर दिया जाएगा। अब ये कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको बढ़ने का अवसर मिल रहा है तो आप किसी के अधिकार का हनन कर लें, है ना। बस सकारात्मक पक्ष में, नकारात्मक पक्ष में नहीं। यानी कि अगर आपको अधिकार मिला है तो आप क्या कीजिए, किसी दूसरे के अधिकार को हनन नहीं कीजिए, ये आपका क्या है, कर्तव्य भी है। ठीक है। अब आर्टिकल आता है 17। 17 में देख लिए क्या होता है, उपाधियों का अंत। तो इसमें दो गो हैं, कौन कौन, कुछ सेना में भी होते हैं जैसे कि जनरल वगैरह नाम के आगे लगाया जाता है, तो वो सब एक्सेप्शन में होता है। ठीक है, यानी अपवाद में आता है। अब 17 हो गया। अब आता है 18, है ना। तो 18, आर्टिकल 18 जो है वो आर्टिकल 18 हाँ, अरे सॉरी, ये आर्टिकल 17 बता दिए हम आपको, है ना। सॉरी, आर्टिकल 17, अच्छा ठीक है, गलत हो गया। मतलब आर्टिकल 18 के बारे में जो भी उपाधि के बारे में बताया वो आर्टिकल 18 में था, है ना। यानी कौन व्यक्ति को मतलब जितना भी उपाधि किसी भी चीज़ का अगर कोई मतलब मेनली कहने का मतलब कि स्पेशल स्टेटस अगर छोड़ दिया जाए तो किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो क्या करेगा, उपाधि
लेकर के घूमेगा, या फिर कोई भी जैसे रैयत या आला पहले लगाते थे, है ना, तो वो सब क्या है, वो सब समाज में डिस्क्रिमिनेशन करता है। तो आई होप ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। मैं मतलब 17 के बारे में, 17 में था अस्पृश्यता का अंत था, है ना, 18 में हम बता दिए, ठीक है। तो आर्टिकल 17 हम देखते हैं अभी। आर्टिकल 18 तो देख लिए, बस ये यहाँ पे 17 लिख दिए थे, लेकिन 18 के बारे में तो अच्छा से बता दिए कि क्या होता है, मतलब उपाधियों का अंत, ठीक है। आर्टिकल 17 देख लेते हैं। आर्टिकल 17 जो है, देखिए फिर से अच्छा से बता देता हूँ मैं। पंद्रह, 16, 17, 18, ठीक है। तो 14 देख लिए, विधि के समान, विधि के समक्ष समानता। 15 क्या था, 15 था मतलब किसी भी व्यक्ति को धर्म, लिंग या जाति के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। 16 क्या था, अवसर की समानता। और ये अभी जो हम देखें, ये 17 में होता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। भूल गया था, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत, उपाधियों, उपाधियों का अंत, ठीक है। तो अभी आप समझ लीजिए कि अभी हम 18 ही पढ़ लिए थे, ठीक है। अब आते हैं 17, 17 बच गया था, है ना। 18 में उपाधियों का अंत और 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत क्या होता है, अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब कि मतलब अभी भी गांव, मतलब जो बहुत गांव करने का मतलब कि आज जो शहर से बहुत पिछड़ा हुआ जगह है, ठीक है, वहाँ अभी भी जाइएगा तो क्या मिलेगा, समाज में डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। कहने का मतलब कि तुम ऊंची जाति के हो, नीचे जाति के हो, ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। लेकिन अब तो बहुत सुधार आया है। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, है ना, हमारे संविधान में आर्टिकल 17 जोड़ा गया। और आर्टिकल 17 जोड़ा गया मतलब बनाते समय ही ऐसा प्रावधान किया गया कि संविधान जो है वो क्या करेगा, अस्पृश्यता का अंत करेगा। अस्पृश्यता करने का मतलब छुआछूत, है ना। छुआछूत ये क्या है, एक अनबिलेबल ऑफेंस है। अनबिलेबल ऑफेंस करने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कोई भी मतलब मिसकंडक्ट किसी के साथ करता है तो उस पर जो चार्जेस लगेगा उसमें क्या होता है, बेल नहीं होता है। बेल नहीं होता है कहने का मतलब आपको जमानत नहीं मिलेगा, आपको जो सजा मिलेगा उसको काटना होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जो है वो किससे संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत करता है। यानी कि समाज में जो भेदभाव, जितने भी तरह के भेदभाव जो लोग करते हैं, तो ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, ये सब बोल करके किसी को नीचा दिखाते हैं ना, तो उसको अंत करने के लिए आर्टिकल 17 में प्रावधान किया गया है। और इसी के तहत एक कानून लाया गया था 1955 में, ठीक है। 1955 में एक कानून आया था जिसका नाम था सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, सिविल अधिकार कानून, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत, है ना, सिविल अधिकार कानून कब आया था, 1955 में, इसको और सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि हम देख लिए, तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। एक से मतलब आर्टिकल 1 मतलब हमारे संविधान का मूल मतलब भाग को जो 6 भागों में बांटा गया है, उसमें समानता का जो 14 से 18 तक है वो आपको समझ में आया होगा। और 14 से 18 तक में बस एक ये गलत हो गया था कि मैंने 17 को 18 जैसा बता दिया था, है ना। जैसे कि 18 में था उपाधियों का अंत, मैंने 17 में बता दिया। तो इसको आप बस समझ लीजिएगा, बस नंबर का हेर फेर है, लेकिन सब कुछ वही था, सेम था, ठीक है। अब आता है दूसरा सेक्शन जो है स्वतंत्रता, ठीक है। समानता तो देख ली, मतलब कि इसमें वैसे वैसे प्रावधान किए गए हैं जिससे समाज में समानता आएगा, है ना। अब दूसरा टॉपिक जो है स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता कहने का मतलब क्या, स्वतंत्रता कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि सरकार कुछ ऐसा पॉलिसी लाता है ना, जिसमें क्या होता है कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। अब सरकार किसी को बोलने ही ना दे, है ना, तो जब बोलने नहीं देगा तो क्या होगा, हमारे मूल अधिकार का हनन होगा। तो इसी चीज को बचाने के लिए स्वतंत्रता का अधिकार है हमारे संविधान में। और ये जो है आर्टिकल 19 से 22 तक है, ठीक है। कहाँ से है, 19 से 22 तक, ठीक है। 19 से 22 तक में स्पेशली 19, ठीक है, 19 में जो है वो किस आर्टिकल 19 जो है वो किससे संबंधित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता कहने का मतलब कि अब इसको भी 6 भाग में बांटा गया है ना। 19 का क ख ग ऐसे कर करके 6 भाग में बांटा गया है। तो आर्टिकल 19 जो है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि आपको अपने विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। जैसे कि आपको जो भी देश में गलत लग रहा है आप उसके प्रति खुल करके बोल सकते हैं, है ना। तो बस बोल सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप मतलब अब देश का ही बुराई करने लगे, है ना। तो ऐसा मतलब आपको अधिकार मिला है, तो आप क्या कीजिएगा, एक गरिमा में रह करके अपने विचारों को प्रकट कीजिएगा।
तो इसमें आर्टिकल 19 को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है कि आप बोल सकते हैं, फिर दूसरा है मतलब का है, ठीक है। और इसी में आता है एक प्रेस की स्वतंत्रता। तो प्रेस भी क्या है, एक प्रकार से अभिव्यक्ति है जो क्या करती है, सरकारों की नीतियों को हमारे समक्ष ला करके प्रस्तुत करती है। तो इसमें भी क्या किया गया है, मतलब आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आज़ादी दिया गया, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति, मतलब कि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, अगर जो असंतुष्ट है तो वो क्या करे, अपने विचारों को रखे, ठीक है। जैसा कि आम दिन हमारे देश में होते रहता है, जैसे आंदोलन हुआ था अभी, किसान आंदोलन, तो क्या किया, उस आंदोलन में क्या हुआ कि वो लोग क्या किए, सरकार के समक्ष अपना अभिव्यक्ति रख रहे थे, ठीक है। अभी या फिर अभी मतलब नॉर्मली कहीं ना कहीं आंदोलन होते रहता है, तो आंदोलन में क्या किया जाता है, सबको ऐसा थोड़ी ना कि बोलता है तो जा करके सरकार उसका मुंह बंद करवा देता है ना। कुछ अगर हिंसक वैसा होता है तो सरकार को भी मौका मिलता है, लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से कर रहा है तो सरकार को भी ये हक नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ही वैसा वर्णन है। तो आर्टिकल 19 का हम देखेंगे खंड। तो पहला तो है कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता होगा, मतलब बात विचार कर सकता है, अपना अभिव्यक्ति कर सकता है, कोई भी मतलब कुछ दिक्कत है सरकार के प्रति या सरकार की नीति के प्रति तो बोल सकता है। और उसमें है कि फिर दूसरा है कि संघ बना सकता है, बोलेगा तो आदमी जुटेगा, है ना। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर हम बोलते हैं तो आदमी आकर के एक जगह इकट्ठा होगा। अब आदमी इकट्ठा हो गया तो एक संघ बनेगा, है ना। संघ बनेगा तो क्या होगा, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से हम धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, फिर अबाध रूप से घूम सकते हैं कहीं भी, है ना। और किसी भी मतलब देश के किसी भी कोने में आ जा करके बस सकते हैं। ऐसा जितना भी ये जो है हमारे आर्टिकल 19 में दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद आता है आर्टिकल 20। 19 देख लीजिए, आर्टिकल 20, 21, 22, ठीक है। तो आर्टिकल 20 जो है वो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान देता है। गिरफ्तारी नहीं, सॉरी, गिरफ्तारी बता दिए। आर्टिकल 20 जो है वो क्या था इसमें, आर्टिकल 20 मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको मान लीजिए कि गिरफ्तार किया गया है ना, तो गिरफ्तारी के संबंध में है ये आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या था, अपराध के लिए दोषी हाँ, आर्टिकल 19 देख लिया। आर्टिकल 20 में जो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण नहीं, बोल सकते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में कुछ अधिकार दिया गया है। जैसे कहने का मतलब कि आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है ना, तो आपको भी कुछ अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान की तरफ से। अब वो अधिकार क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि नॉर्मली पुलिस को ये अधिकार होता है कि 24 घंटा तक ही वो क्या कर सकता है, मतलब 24 घंटा से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता है। तो वो जो भी है वो सब का वर्णन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 20 में किया गया है ना। आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है वो आपको मतलब पुलिस को बताना होगा, है ना। पुलिस को बताए मतलब बिना बताए आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है, कारण बताना होगा आपको, 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। तो ये सब जो भी है, यानी अपराध गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अधिकार दिया गया है, मतलब जो भी व्यक्ति है उसको, जिसको गिरफ्तार किया जाता है। तो आर्टिकल 20 जो है वो क्या होता है, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि, मतलब अपराध के संबंध में जैसे किसी भी व्यक्ति को इसलिए मतलब उसको खुद से नहीं बोला जाएगा कि नहीं तुम ही किया है, तुम ये बताओ, तुम ये प्रूव करो। जैसे आप हमेशा हम देखते हैं जो पहले का मूवी होता था उसमें क्या करता था, पुलिस ले जाता है, पकड़ के पीटता है, बोलता है कि नहीं तुम ही किया था, है ना। तो ये जो है उस चीज़ के खिलाफ है, यानी कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को अपने प्रति गवाही देने के लिए उकसाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 20 में, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, है ना। और उसको कारण बताना होगा, और फिर ये कारण बताना होगा कि किस कारण से पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले जा रही है। और फिर उसके बाद आर्टिकल आता है 21, ठीक है ना। 19 तो देख लिया, 19 में क्या था, 19 में था कि आपको व्यक्ति का स्वतंत्रता होगा, कहीं आने जाने का स्वतंत्रता होगा, कहीं भी जमीन लेने का स्वतंत्रता होगा, है ना। तो पहले तो था कि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, लेकिन अब तो आप जम्मू कश्मीर में भी जमीन खरीद सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 20 में है अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के, यानी किसी भी व्यक्ति को एक गलती के लिए दोबारा सजा नहीं दिया जाएगा, उसको ज़बरदस्ती ये कबूल नहीं करवाया जाएगा कि तुम्हें ये दोष मतलब ये गलती किया है, उसको मतलब 24 घंटा के अंदर क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाना होगा मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस कारण बताएगी कि आपको इस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। तो जो भी है ना, यानी कि एक दोषी व्यक्ति को भी क्या किया गया हमारे संविधान में, कुछ दोषी व्यक्ति नहीं, जैसे मान लीजिए किसी पे आरोप लगाया तो उसको कुछ अधिकार दिया गया कि आप अपने इन प्रावधानों के तहत अपने अधिकारों को क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। यानी सरकार जो है अपना दमनात्मक कार्रवाई के थ्रू अब क्या कर सकती है, आपका ये अधिकार नहीं छीन सकती, आपको ये अधिकार है। जैसा कि हमारे संविधान में या हमारे सर्वोच्च न्यायालय का ही एक
मोटो है कि चाहे जितने भी व्यक्ति जो दोषी है वो बरी हो जाए, लेकिन भी एक निर्दोष को क्या होना चाहिए, सजा नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब 10 दोषी भले भले ही क्या हो जाए, 10 दोषी भले मतलब छूट जाए, है ना, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आर्टिकल 20 में प्रावधान किया गया दोष सिद्धि के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में दोष सिद्धि से रिलेटेड कुछ अधिकार है कि आप जैसा कि इसमें देख लेते हैं। इसमें पहला क्या था, पहला था कि किसी व्यक्ति को दोहरा सजा नहीं मिलेगा। दोहरा सजा करने का मतलब कि मान लीजिए कि आप एक बार किसी भी चीज़ का सजा काट चुके हैं, फिर से सरकार उसी चीज़ का आरोप लगा के, सरकार या कोर्ट या पुलिस आरोप लगा करके फिर से आपको गिरफ्तार कर ले, तो इस चीज़ से आपका ये बचाव करता है। फिर दूसरा क्या करता है कि अगर आपको ले जाया जाता है, सॉरी ये लगता है गलत रहा, चलो जाइए इसको 20 को हम देख लेते हैं, 20 रहने देते हैं, जाइए 20 रहने देते हैं, इसको लास्ट में देख लेते हैं 21, आइए 21 को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 21 जो है वो क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को मतलब गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार करने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो मतलब अपने गरिमा गरिमा यानी कि अपने बोल सकते हैं स्वाभिमानी अगर अपने स्वाभिमान को गिरा करके अगर कोई भी किसी से काम करवाता है ना, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 21 का वहाँ हनन होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई जेल में व्यक्ति बंद है, ठीक है, अब उसको उसके परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो वहाँ आर्टिकल 21 का हनन होगा। कोई व्यक्ति है जिसको मतलब विदेश जाने नहीं दिया जा रहा है, सरकार बार बार उसको टहला रहा है, फिर भी उसका अधिकार कानून होगा। कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर किसी मनपसंद व्यक्ति से शादी करना चाहता है तो वो किस आर्टिकल के तहत आएगा, तो आर्टिकल 21 के तहत आएगा, है ना। आर्टिकल 21 में एक संशोधन कर करके एक 21A जोड़ा गया, जिसमें क्या है, शिक्षा संबंधित अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आई होप ये 21 समझ में आया होगा। यानी आर्टिकल 21 जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है हर प्रत्येक नागरिक को। जैसे कि सरकार मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मतलब कुछ ऐसा कानून करता है ना, तो कोई ऐसा कानून बोले, कोई ऐसा गलती कर दिया जिसमें क्या हो गया कि अब उस पर चार्ज तो लगना ही है ना। उस पर चार्ज लगना है कहने का मतलब कि अब वो अपराध किया है तो उसको सज़ा तो मिलेगा ही, लेकिन अगर उसके पीछे ढेर सारा परिवार है तो अगर उसको सज़ा मिलने से क्या होता है, उसके सज़ा मिलने से उसके पूरे परिवार पे इफेक्ट पड़ता है ना। तो सरकार उसका भी ध्यान रखेगी कि मतलब उसका कंडीशन क्या था, ठीक है। तो ये मेनली आप ये याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 21 जो है वो क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। अब आता है आर्टिकल 22, है ना। आर्टिकल 22 जो है वो क्या करता है, जैसे कोई भी व्यक्ति है ना, तो जैसे किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये सॉरी हाँ ये इसमें था, 22 में था। किसी को जब ये गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण बताना होगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, कितने और 24 घंटा के अंदर आपको क्या करना होगा, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाना होगा, ठीक है। और इसमें है कि ये इसका भी खंड 1-2 करके है, 1 और 2, ठीक है। खंड 1 और 2 करके है, तो खंड 1 में है तो सामान्य कंडीशन, जैसे किसी को भी गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो उसको कारण बताया जाता है कि आपको इस कारण से ले जाया जा रहा है, या फिर मतलब 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। कहीं भी देखिएगा कि पुलिस अगर पकड़ के ले जाती है तो 24 घंटा के अंदर ही उसको क्या कर दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाता है कि आपको इस कारण से लाया गया, और वहाँ पूछा भी जाता है कि पुलिस आपको मारी है, ये पीटी हुई है, कुछ भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 का जो खंड 1 है वो सामान्य स्थिति का वर्णन करता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण बताया जाएगा और फिर उसको 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। और इसका खंड 2 जो है यह ना वो ये सामान्य स्थिति का वर्णन करता है, समान, और ये असामान्य, ये 20 में गलत हो रहा था फिर से, है ना। 20 को देख लेते हैं अभी, असामान्य, ठीक है। तो एक जो हो गया सामान्य स्थिति जो आमतौर पे सबके साथ लागू होता है, और दूसरा असामान्य स्थिति में आता है कि किसी भी व्यक्ति को जब उसको निरोध कर लिया जाता है। निरोध करने का मतलब कि जैसे अभी जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, आर्टिकल 370 हटा, तो वहाँ के जितने भी लीडर्स थे उनको क्या कर दिया गया, मतलब डिटेन कर दिया। डिटेन करने का मतलब कि उनको घर में ही बंद कर दिया गया, या फिर कभी कभी होता है कि पुलिस क्या कर लेती है, उठा करके मतलब गुप्त जगह पे रखती है, ताकि समाज में जो है वो मतलब अशांति का माहौल जो है वो क्रिएट ना हो। उससे मतलब उस चीज़ का जो वर्णन है 22 मतलब आर्टिकल 22 के भाग 2 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 के भाग 2 में किया गया है, यानी कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको निरोध करके रखा जाएगा। वो क्या है, खंड 2 में वर्णित है। जो खंड 1 जो है वो सामान्य स्थिति का वर्णन करता है और खंड 2 जो है असामान्य स्थिति का। तो आपको इतना नहीं जानना है, आपको बस ये जानना है कि मतलब आर्टिकल 22 जो है
वो क्या है, किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है, यानी गिरफ्तारी के संबंध में कुछ अधिकार दिया गया है कि आपको किस कारण से किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आप जान सकते हैं, या फिर आपको बिना बताए पुलिस से 24 घंटा से, मतलब बिना बताए पुलिस आपको 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रख सकती। 24 घंटा के अंदर आपको क्या करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। और इसी में क्या है, निरोध मतलब गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो डॉक्टर सत्यपाल मलिक को क्या कर लिया था अंग्रेज लोग, डिटेन कर दिया था, है ना, मतलब गुप्त जगह पर रख दिया था। तो अब या फिर जम्मू कश्मीर में भी हुआ था तो उनको उनके घर में डिटेन कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी किया गया था। तो जो डिटेन का जो कानून है वो इसके खंड 2 में आता है। खंड 1 में सामान्य स्थिति में, मतलब नॉर्मली अगर गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को रिपोर्ट देना होगा कि आप किस कारण से हैं, 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए फिर से हम देख लेते हैं अपना ये 19 देख लीजिए। ठीक है, 20 तो बाकी है अपना, 20, 21 देख लीजिए, 22। ठीक है, 19 मतलब कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, इसमें प्रेस का भी स्वतंत्रता आता है। और यही जो है आर्टिकल 19 ही जो आपको स्वतंत्रता देता है कि आप देश में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं। कुछ बोल सकते हैं कहने का मतलब ये नहीं कि देश को आप क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, देश को ही क्रिटिसाइज़ करना शुरू कीजिए। मतलब पॉलिसी सरकार जो बना रही है उसको क्रिटिसाइज़ कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब अपने देश का ही बुराई शुरू कर दिए, है ना। ठीक है, तो आर्टिकल 19 देख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल 20, हाँ ये गलत हो रहा था ना, आर्टिकल 20 में है कि किसी व्यक्ति को अगर जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण बताना होगा कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर किसी व्यक्ति को एक ही गलती के लिए दोहरा सजा नहीं दिया जाएगा, है ना। जैसे एक व्यक्ति सजा काट चुका है फिर से उसको सजा दे दिया, है ना, तो ये हो गया। और या फिर उसके सुनवाई को टाला नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसके बारे में तो संशोधन भी कर दिया गया, है ना, जब आपातकाल लागू हुआ था कि 20 और 21 मतलब कोई भी कंडीशन में, मतलब देश में राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो गया ना, तब ये दोनों मतलब कभी खत्म नहीं होगा। चाहे कितना भी, ये सबको तो खत्म कर सकती है संसद कानून बना के, या राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, लेकिन 20-21 ये दो ऐसा कानून है जिसको राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी क्या किया जा सकता है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया जाता है उसको कारण जानने का अधिकार होगा, फिर उसको दोहरा सजा नहीं दिया जाएगा। ये 20 में है। 21 में गरिमापूर्ण जीवन है। और 22 में है कि किसी भी व्यक्ति को सरकार डिटेन करके रख सकती है या फिर नहीं रख सकती है, जो भी ये सब प्रावधान है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को सरकार अगर डिटेन करके रखती है तो कितने दिनों तक रख सकती है उसको, सरकार डिटेन करके मैक्सिमम 3 महीना तक रख सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये खंड समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट हो गया था। ठीक है, आई होप हम देखते हैं अपना अगला आर्टिकल। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार में एक आर्टिकल 23 है और एक है 24। ठीक है, तो 23 जो है वो ये प्रावधान करता है किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा। बलात्श्रम करने का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति से आप फोर्सफुली, अगर उसका मन नहीं है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते, क्योंकि वो क्या है, उसका अधिकार है। अधिकार है कि उसका मन नहीं है काम करने का। तो ये नहीं कि मतलब आप उससे ज़्यादा अमीर है या तो बोल दिए कि नहीं तुम आओ काम करना ही पड़ेगा, तो ऐसा कोई मतलब व्यवस्था जो होगा, मतलब मान लीजिए अगर कोई ऐसा करता है तो वो क्या कर रहा है, 23 का उल्लंघन कर रहा है। यानी बलात्श्रम को क्या कर रहा है, बलात्श्रम का जो अधिकार, मतलब बलात्श्रम करने का जो अधिकार है उसको क्या करता है, खत्म करता है आर्टिकल 23, है ना। किसी व्यक्ति से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 जो है कि मतलब महिला या फिर जो बच्चा है ना, उससे जो कारखाना में, इसमें स्पेशली देखते हैं कि आर्टिकल मतलब किसी बच्चा को 14 साल से जो कम है उसको कारखाना में काम करने के लिए मतलब कानून बनाया, अगर पुलिस देखता है तो पकड़ के लेके चल जाता है ना। तो ये आर्टिकल 24 में है कि किसी भी जो बच्चा 14 साल से कम है या 14 साल की आयु के बाद ही या फिर 14 साल की आयु से काम कर सकता है, लेकिन अगर उससे जो कम है, अगर कोई उससे काम करवा रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसके अधिकार का हनन कर रहा है। तो ये है शोषण के विरुद्ध, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको अभी पढ़ने का उम्र है, लेकिन उसका नॉर्मली देखा जाता है कि अगर कोई पैतृक बिजनेस है तो उसमें ही लगा दिया जाता है ना, तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है। तो जब वो पढ़ेगा नहीं, वो जानेगा नहीं कुछ सही है गलत क्या है, तो उसके अधिकार का हनन होगा, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 जो है वो क्या करता है, आर्टिकल 23 वर्णन करता है बलात्श्रम करने का मतलब किसी से आप जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 जो है वो क्या बताता है कि किसी भी
मतलब जो बच्चा जो 14 साल से कम का है उससे आप कारखाना या फिर ज़बरदस्त मतलब कहीं भी उससे काम नहीं करवा सकते। अगर 14 साल से ऊपर का हो गया तो उससे काम करवा सकते हैं, अगर अन्यथा नहीं करवा सकते। अब आता है हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में जो है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। आर्टिकल 4 नहीं, खंड 4। खंड 4 में है धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक स्वतंत्रता में आता है 25, 26, 27, 28। ठीक है, तो 25, 26, 28। तो 25 में क्या है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने का अधिकार होगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हम कोई बौद्धिज्म अपनाना है तो हम जाकर के क्या करेंगे, अपना लेंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हमको बोलेगी सरकार, या फिर कोई ऐसा कानून नहीं है कि हमको बोलेगा कि नहीं तुम ही धर्म नहीं मान सकते हो, ऐसा है वैसा कुछ भी। ठीक है, तो आर्टिकल 25 जो है वो क्या करती है, किसी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता देती है। ठीक है, अब आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 है, ठीक है। अब जो मान लीजिए कोई धर्म अपना लिए, ठीक है, अब हम उसको उसका मतलब उसको मानते हैं, अब उसके लिए हम मंदिर बनाना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको ये स्वतंत्रता होगा कि हम अपना व्यवस्था खुद से कर सकते हैं। ठीक है, खुद से करने का मतलब मंदिर बना सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, करने का मतलब अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धार्मिक समुदाय का। ठीक है, तो 25 धर्म अपनाना, 26 26 जो है वो ये अधिकार देता है हमको कि हम अपने धार्मिक संप्रदाय के विकास के लिए, है ना, जो तरीका होगा हम उसको अपना सकते हैं। ठीक है, फिर 27 जो है हमें ये अधिकार देता है, मतलब धर्म से संबंधित जितना भी कर आएगा, ठीक है, उस पर सरकार का कोई भी ये नहीं होगा, उस पर सरकार टैक्स लगा सकती है ना, क्योंकि ये आदमी का निजी मामला है ना, तो निजी मामला है तो मूल अधिकार निजी मामला से यानी कि उसके पर्सनल विकास से संबंधित है ना, तो ये निजी मामला में धर्म आता है। तो सरकार अगर कोई मतलब धार्मिक समुदाय बना हुआ है, अब उसमें क्या होता है, कर आता है, कर करने का मतलब चंदा आता है, तो उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ये किससे संबंधित है, आर्टिकल 23 से। अब 27 है। अब आर्टिकल 28 जो है, आर्टिकल 28 जो है ये हमें ये बताता है, आर्टिकल 28 हाँ, आर्टिकल 28 जो है ये बताता है कि किसी भी मतलब कोई भी अगर सरकार का पैसा से अगर कोई भी स्कूल या विद्यालय चल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 25 हमें ये बताता है कि मतलब हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं। 26 उसका हम उत्थान के लिए कोई भी प्रक्रिया अपना सकते हैं। 27 अगर उसके लिए मतलब मान लीजिए कि कोई चंदा दिया जा ला करके जमा किए तो सरकार उस पर कर नहीं लगाएगी, मतलब हमारा जो धार्मिक चंदा जो होगा वो कर मुक्त होगा। फिर 28 करने का मतलब कि सरकार से जो पैसा आ रहा है उसमें धर्म का कोई भी मतलब ये नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सरकार कोई स्कूल बनाया, अब स्कूल में हम स्पेशल धर्म के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये आर्टिकल 28 कहता है कि सरकार द्वारा जो भी संपत्ति जो दिया गया है उसमें धर्म से रिलेटेड कोई भी पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा, ये वो कुछ भी। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है हमारा खंड 5। खंड 5 में आता है संस्कृति और शिक्षा। ठीक है, ठीक है, तो खंड 5 में आता है संस्कृति और शिक्षा। आर्टिकल 29 जो है, आर्टिकल 29 ये स्पेशली ये सबको ये अधिकार देता है कि अपना मतलब संस्कृति को कायम रख सकता है, बनाए रख सकता है। ठीक है, और लेकिन आर्टिकल 30 जो है स्पेशली अल्पसंख्यक का वर्णन करता है। इसमें अल्पसंख्यक भी हो गया, सब आ गया तो अल्पसंख्यक भी आ गया, लेकिन आर्टिकल 30 जो है स्पेशली अल्पसंख्यक का ही वर्णन करता है। यानी 29 ये अधिकार देता है कि अपना संस्कृति को कायम रखने के लिए जो भी प्रक्रिया है अपना आदमी अपना सकता है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे भारत का संस्कृति शुरू से चलते आ रहा है कि यहाँ बहुत सारा मतलब त्यौहार मनाया जाता है, तो बहुत सारा त्यौहार मनाया जाता है, तो सरकार आपसे ये अधिकार नहीं छीन सकती कि आप ये त्यौहार नहीं मना सकते। हाँ, लेकिन अगर कुछ ऐसा त्यौहार आदमी मनाता है जिससे क्या होता है, किसी जानवर का मान लीजिए कि अब जैसे हमारे संविधान में के नीति निर्देशक तत्व में क्या किया गया है, जीव जंतुओं को भी संरक्षण का मतलब संरक्षण के बारे में वर्णन किया गया है। तो अगर कुछ वैसा कोई भी आदमी करता है या फिर कोई भी समुदाय ऐसा करता है तो उस पर सरकार रोक लगा सकती है। लेकिन अपना जो मतलब उसका जो स्पेशल पहचान है, ठीक है, जैसे कि नॉर्मली हिंदू का अपना रीति रिवाज होता है या मुस्लिम का अपना रीति रिवाज होता है ना, तो उसको बनाए रख सकता है। ये आर्टिकल 19 कहता है, ये अल्पसंख्यक के साथ साथ सभी को मिलता है। लेकिन आर्टिकल 30 जो है वो स्पेशली अल्पसंख्यक के लिए है कि वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना एक शिक्षण संस्थान बना सकते हैं, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि मदरसा है या फिर बहुत सारा मतलब मुस्लिम से रिलेटेड स्कूल्स है, ठीक है, तो वो अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और सरकार क्या करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, है ना। अपना शिक्षण संस्थान बना सकते हैं और सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी
और मतलब वो अपना मुक्त रूप से उसको चला सकते हैं। अगर सरकार ऐसा कोई कानून लाती है, जिससे मान लीजिए कि मदरसा जहाँ पे था या फिर कोई भी वैसा समुदाय का कोई अपना एक स्कूल था, वहाँ से रोड पास हो गया, तो सरकार क्या करेगी, उसके एवज में उसको मुआवजा देगी, है ना, अगर उसका संपत्ति अधिग्रहण करती है तो आई होप आपको 5 भी समझ में आया होगा। अब आर्टिकल 6 जो है वो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, ये आर्टिकल 6 बोले। फिर खंड 6 में ये आर्टिकल 32। तो संवैधानिक उपचारों का क्या होता है, अधिकार क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि इतना सारा अधिकार आदमी को मिला है, ठीक है, अब इतना अधिकार मिलने के बाद, ठीक है, उसको बचाने के लिए कोई अधिकार ही नहीं है ना, तो ये सब क्या हो गया, निष्प्रभाव हो गया। अब सरकार क्या करेंगी, मतलब इससे संबंधित कोई भी ला करके, जिससे सरकार को ऐसा लग रहा है कि नहीं इससे क्या होगा, मतलब जनता पावर में आएगी या फिर जनता विरोध करेगी, तो उस आर्टिकल को ही हटा देगी सरकार, है ना, जैसे अभिव्यक्ति वाला हो गया, है ना। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 32, और इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि ये अधिकारों का भी अधिकार है, यानी कि सबको अगर बनाए रखना है तो ये चीज़, ये आर्टिकल जो है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी आर्टिकल के बारे में हमारे भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, ये क्या हमारे संविधान की आत्मा है, यानी मूल अधिकारों का आत्मा, या बोल सकते हैं हमारे संविधानिक, मतलब इसके बिना मूल अधिकार क्या है, अधूरा बोल सकते हैं, इसके बिना निष्प्रभाव है। अगर ये नहीं है, ये क्या करता है, सबका रक्षा करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 हो गया। लेकिन आर्टिकल 32 से पहले आर्टिकल 31 भी आता है ना। तो जब आर्टिकल 31 आता है तो उसके बारे में पढ़े क्यों नहीं, क्योंकि अब ये क्या कर दिया गया है, अब इसको मूल अधिकार से निकाल करके एक विधि का अधिकार बना दिया गया है ना। क्या बना दिया गया है, विधि का अधिकार। तो चूँकि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में ढेर सारा विकास होना था, है ना, जमीन का समान वितरण का मतलब लाया गया, जोतों का निर्धारण किया गया, तो किसी किसी के पास बहुत सारा संपत्ति था, बहुत सारा, किसी के पास कुछ नहीं था, है ना। तो इस मतलब मान लीजिए कि सरकार अब कोई विकास का काम कर रही थी, तो उसमें क्या हो गया, किसी व्यक्ति का रोड चल गया, ये मतलब जमीन चल गया, रोड पास होना था या फिर कुछ भी, तो उसमें क्या हो गया कि अब बार बार अब आदमी, चूंकि ये संपत्ति का अधिकार जो था मूल अधिकार में था, तो व्यक्ति हर बार कोर्ट पहुंच जाता था। तो जब कोर्ट पहुंच जाता था तो उस कंडीशन में क्या होता था, सरकार को मुसीबत आता था, तो सरकार क्या कर दिया, एक संशोधन किया और इसको निकाल दिया मूल अधिकार से, और संपत्ति के मतलब संपत्ति का जो मूल अधिकार था इसको विधि का अधिकार बना दिया। विधि का अधिकार करने का मतलब कि कोई भी अगर सरकार विकास का काम करती है, किसी का जमीन लेती है, तो अगर वहाँ जरूरी है तो जमीन तो लेगी ही लेगी, बस उसके बदले कुछ मुआवजा दे देगी। लेकिन पहले क्या था कि मान लीजिए कि सरकार मेरा जमीन ली, ठीक है, लेकिन ये तो मूल अधिकार है, हमको देने का मन नहीं है, सरकार को जरूरत है लेकिन हमको देने का मन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, हम मतलब नहीं देंगे आपको ज़मीन, ठीक है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए इसको क्या कर दिया गया, मूल अधिकार से निकाल के संपत्ति के अधिकार में डाल दिया गया। और अभी ये वर्तमान में जो है आर्टिकल 300A में जोड़ा गया है इसको, मतलब यहाँ से निकाल करके यहाँ डाल दिया गया 300A ये जोड़ा गया, और उसमें संपत्ति के अधिकार को एक विधि का अधिकार बना करके जोड़ दिया गया, ठीक है। तो आई होप ये हमारा जो मूल अधिकार का जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं कुछ, यहाँ देख ली 32। तो आर्टिकल 33 क्या है, सुरक्षा बलों से संबंधित है, यानी कि सुरक्षा बलों को कैसा अधिकार मिलेगा। जैसे कि हम लोग तो जा करके आंदोलन कर लेते हैं, लेकिन कभी आर्मी या फिर जितने भी डिफेंस के जो पर्सनल्स हैं, ठीक है, उनको देखते हैं कि ऐसा मतलब अधिकार मतलब आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक अलग प्रावधान होता है। उनके लिए जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 33 में किया गया है ना। आर्टिकल 33 जो है वो सुरक्षा बलों से संबंधित अधिकारों के बारे में वर्णन करता है, संबंधित अधिकार। आर्टिकल 33 जो है सुरक्षा बलों से संबंधित अधिकारों के बारे में वर्णन करता है कि उनको कौन सा अधिकार दिया जाएगा, या फिर उनको कितना सीमित अधिकार दिया जाएगा, या उनको क्या आज़ादी होगा क्या नहीं होगा, इनमें से कौन सा अधिकार जो है इनको मिलना चाहिए जब वो जॉब में है, तो या कौन सा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशली आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल 33 जो है सुरक्षा बलों के अधिकारों से संबंधित है। आर्टिकल 34 सैनिक शासन। तो सैनिक शासन लिखा गया। आर्टिकल 34 जो है सैनिक शासन का वर्णन करता है। तो आर्टिकल 34 में सैनिक शासन करेगा मतलब कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा, जैसे छावनी बोर्ड हो गया, है ना, देश में मतलब जो शासन का व्यवस्था है, जैसे पंचायती राज है, उसी प्रकार का छावनी बोर्ड है, यानी कहने का मतलब कि उस पार्टिकुलर एरिया में सेना का शासन चलता है। तो वहाँ जब सैनिक शासन है तो वहाँ का मतलब मूल अधिकार का क्या प्रोसेस होगा, कौन कौन लागू होगा, क्या मतलब इसमें से कौन कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना। तो स्पेशली आर्टिकल 34 जो है सैनिक शासन के समय में, या फिर जहाँ भी सैनिक शासन चल रहा हो जिस भी एरिया में, ठीक है, तो वहाँ मूल अधिकार से संबंधित जो भी तथ्य होंगे या फिर जो भी अधिकार होंगे
उसका प्रावधान आर्टिकल 34 में किया गया है। और आर्टिकल 35, ये लास्ट में बच जाता है हमारा आर्टिकल 35। तो ये संबंधित विधान, यानी कि ये जितने भी मतलब हम जो आर्टिकल देखे, यानी कि 12 से लेकर के 35 या फिर 33 34 तक, ठीक है। तो ये इसमें जितना भी मतलब प्रावधान है उसके बारे में ये वर्णन किया गया कि अगर कुछ भी, जैसे मान लीजिए कि इस खंड से हमको संबंधित कुछ भी संशोधन करना है या फिर कुछ करना है, तो उसके बारे में क्या करना होगा हमको। इसमें ये लिखा गया है कि हाँ इसमें करना है तब क्या है, इसमें करना है तब क्या है, इसमें करना है तब क्या है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये संबंधित विधान या फिर मूल अधिकार से संबंधित जो भी नीति होंगी, है ना, वो सब आर्टिकल 35 में किया गया है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं, और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है ना। और आप जैसे ये देख लीजिए, मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से 36, इसको 6 खंड में बांटा गया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, 31 को निरस्त कर दिया गया, है ना। 31 को निरस्त करके अब बना दिया विधिक अधिकार। 33 सुरक्षा बलों से संबंधित अधिकार। 34 सैनिक शासन अगर जहाँ पे लागू है तो उसके बारे में क्या अधिकार होगा, वहाँ पे मतलब कौन कौन अधिकार लागू होंगे। अनुच्छेद 12 में तो परिभाषा है मूल्य अधिकार का। 13 मूल्य अधिकार से अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधि है, यानी कि कोई भी कानून जो अगर मूल्य अधिकार को अगर खत्म करता है तो उसको मतलब संसद क्या कर सकती है। संसद ये बोल रहे हैं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय इसको क्या कर देगा, उस कानून को ही खत्म कर देगा अगर कोई मूल्य अधिकार को हनन कर रहा है, कोई भी ऐसा कानून था। तो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत हो गया था, यानी कि यहाँ पे एक तो हो गया था कि पहले हम देख लिए थे 18, है ना, और 18 यानी 17 को हम 18 समझ के पढ़ लिए थे ना। तो आई होप ये थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, लिख लीजिए इसको।